बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 6th सेमेस्टर में आपको वेलकम है। और हमारा जो कोर्स 6th सेमेस्टर में है वो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। इम्पोर्टेंट कोर्स है। अगर आप इसको सीखेंगे तो आप 7th सेमेस्टर में 8th सेमेस्टर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन 5th में जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी और 6th सेमेस्टर में जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि आप इस कोर्स के ऊपर जो है वो अच्छी तवज्जो जो है दें। तो कोर्स कोड है 312 और 3 क्रेडिट आवर की ये लैब है। तो बेसिकली ये जो लैब है ना, एक्चुअली में मैं इसको कहता हूँ ये एक डिज़ाइन लैब है। यानी एक्चुअली में जो प्रैक्टिकल होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। वो दो तरह के, एक ये होते हैं कि आपने कुछ एक्सपेरिमेंट पहले से ही डिज़ाइंड होते हैं, आपने जस्ट उनकी वर्किंग को स्टडी करना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है वो आपके पास एक बनी बनाई चीज़ मौजूद है और आपने जस्ट उसके रिज़ल्ट्स को क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है या टेस्ट करना होता है। ये लैब उनसे मुख्तलिफ इसलिए है कि इसमें हमें डिज़ाइन करना है। इसका मतलब है हमें ख़ुद से एक जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो हमारे अंदर रूह मौजूद है उस रूह को यूटिलाइज़ करना है और यूटिलाइज़ करते हुए हमने एक पर्टिकुलर सर्किट डिज़ाइन करना है और हमने उसको अपनी जो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके मुताबिक डिज़ाइन करना है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर के यहाँ पर एक ऐसा सर्किट लगना था या ऐसा कंपोनेंट लगना था जो हमारे पास तो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यानी हमने अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को सामने रखते हुए उस पर्टिकुलर सर्किट को जो है वो डिज़ाइन करना है। हम इसमें डिफरेंट प्रैक्टिकल्स करेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिकली मैं आपको करके जो है वो दिखाऊंगा कि उनको किस तरह से आपने परफॉर्म करना है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में दाखिल होने से पहले हमें कुछ चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए। वो अंदाज़ा ये है कि हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में हमारा वास्ता किस तरह के जानवरों के साथ जो है वो पढ़ना है, यानी किस तरह के जो कंपोनेंट्स हैं उनके साथ हमारा जो है वो वास्ता पड़ेगा। तो अब सबसे पहली या इम्पॉर्टेंट जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो क्या है, रजिस्टर। रजिस्टर क्या चीज़ है? आप रजिस्टर के सिंबल को जानते हैं। ये रेजिस्टेंस का जो है वो क्या है, सिंबल है। और ये एक 2 टर्मिनल डिवाइस है। जो 2 टर्मिनल डिवाइसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, यानी उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक कैटेगरी को कहा जाता है बाइलेटरल और दूसरी कैटेगरी को कहा जाता है यूनिलेटरल। बाइलेटरल का मतलब क्या है? बाइलेटरल का मतलब ये है कि अगर आप इस तरह के डिवाइसेस का ग्राफ बनाएंगे वोल्टेज और करंट के दरमियान, ठीक है, तो आप जानते हैं कि ओम्स लॉ ओबे करते हैं ये रजिस्टर। तो ये ओहमिक डिवाइस हैं, तो इनका ग्राफ क्या होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, क्योंकि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज प्रोवाइडेड दैट फिजिकल स्टेट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन और ओरिजिन में से पास करना चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी यही है कि ओरिजिन में से स्ट्रेट लाइन जो है वो पास करे। तो फिलहाल मैं इसको रेज कर रहा हूँ। अब फ़र्ज़ करें मैं वोल्टेज नेगेटिव करता हूँ। वोल्टेज नेगेटिव का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपने बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो होगा क्या कि करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास ये रजिस्टर है और मैं इस रजिस्टर के साथ एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ, तो अगर इस बैटरी की ईएमएफ है V, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो है R, तो एक कन्वेंशनल करंट I जिसकी वैल्यू होगी V/R इस रजिस्टर में सेटअप हो जाएगा, जो इसके टॉप से बॉटम की जानिब जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब मैं सिचुएशन ये करता हूँ कि मैं इस रजिस्टर के साथ ये जो बैटरी के कनेक्शन है, जस्ट मैं इन कनेक्शन को रिवर्स कर रहा हूँ कि मैंने नेगेटिव टर्मिनल इधर लगा दिया, पॉजिटिव टर्मिनल इधर लगा दिया। बैटरी की ईएमएफ उतनी ही है, रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही है। तो अब क्या होगा कि अभी भी इस रजिस्टर में से एक करंट गुजरेगा, उसकी अमाउंट अभी भी उतनी ही होगी जितने पहले है। बस फ़र्क ये था कि पहले वो टॉप से बॉटम की तरफ था, अब बॉटम से टॉप की तरफ था। इसका मतलब है बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स करने से करंट की डायरेक्शन तो रिवर्स हो गई,
लेकिन मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस तरह के डिवाइसेस को बाईलेटरल डिवाइसेस कहा जाता है, ठीक है। और यूनिलेटरल डिवाइस वो हम अभी जिक्र करते हैं, जब हम डायोड की बात करेंगे तो वो यूनिलेटरल की भी आपको समझ आ जाएगी। अब ये जो रजिस्टर्स होते हैं, इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है वो है कलर बैंड्स, कि किसी भी रजिस्टर की जो वैल्यू को आप पहचानते हैं वो रजिस्टर के ऊपर कुछ कलर बैंड्स बने हुए होते हैं, और हमने उन बैंड्स की मदद से ही क्या करना होता है, वैल्यू को पहचानना होता है, ठीक है। अब वो जो कलर बैंड्स होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले ब्लैक हो सकता है। ब्लैक का जो कोड है वो है 0। उसके बाद है ब्राउन। ब्राउन का कोड 1 होता है। रेड का कोड 2 है। ऑरेंज का कोड 3 है, यानी आपने इसी तरतीब से जो है वो याद रखना है इनको। येलो, इसका कोड 4 है, ठीक है। यानी ये आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, आहिस्ता आहिस्ता जब आपको याद होने। वैसे इसका एक जो है वो रिबन भी मिलता है जिसके ऊपर ये सारे के सारे कोड जो है वो लिखे होते हैं। उसके बाद ग्रीन, जिसका कोड 5। ग्रीन के बाद ब्लू। ब्लू के बाद वायलेट कलर या पर्पल कलर भी किसी यानी वो टेक्स्ट में लिखा हुआ होता है, वो 7 कोड है, ठीक है। उसके बाद ग्रे, और लास्ट पे वाइट। तो वाइट का कोड 9। ये आपने कोड जो है वो याद रख लेने हैं। अब कुछ रजिस्टर ऐसे होते हैं जिन रजिस्टर के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ कितने बैंड्स बने हुए होते हैं, 3 बैंड्स बने हुए होते हैं। इन 3 बैंड्स में से जो पहला बैंड होगा वो पहले डिजिट के बारे में बताएगा, ठीक है। मैं फ़र्ज़ कर ले मैं खुद अपनी जो है वो फ़िलहाल मर्ज़ी से यहाँ पर एक जो है वो बैंड स्कीम जो है वो लिख रहा हूँ कि पहला बैंड लेट्स सपोज रेड कलर का है, दूसरा बैंड जो है वो ऑरेंज कलर का हम अज्यूम कर लेते हैं, और तीसरा बैंड जो है वो हम ब्राउन कलर अज्यूम कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट बैंड होगा, फर्स्ट बैंड का जो भी कोड होगा वो हमें किस चीज़ के बारे में बताएगा, इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसके फर्स्ट डिजिट के बारे में बताएगा। जो सेकंड बैंड है, ये सेकंड बैंड हमें सेकंड डिजिट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो देगा। और ये जो थर्ड बैंड है, एक्चुअली में इस थर्ड बैंड को मल्टीप्लायर कहा जाता है। मल्टीप्लायर कह लें या आप इसको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कह लें, ठीक है। फर्स्ट बैंड था रेड, तो सबसे पहले रेड का कोड तलाश करें, ये है 2, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 2, एज इट इज़ लिख लेना है फर्स्ट बैंड के कोड को। सेकंड बैंड ऑरेंज था, ऑरेंज का कोड है 3, तो मैंने इसको एज इट इज़ यहाँ पर जो है वो लिख लेना है। थर्ड बैंड है मल्टीप्लायर। अब थर्ड बैंड है ब्राउन, ब्राउन का कोड है 1, आप इसको 10 रेज़ टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 10 तो आना ही है। डेसिमल में जब वैल्यू निकालनी है तो हम डेसिमल सिस्टम में बेस 10 लेते हैं, 10, और उसकी पावर क्या होगी, जो ये कोड है वो उसकी पावर बन जाएगी। अब 23 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो कितना बन गया, 230 ओम। या नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का क्या चक्कर था, पहला रेड 2, ऑरेंज का कोड 3, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आप देखें थर्ड डिजिट क्या है, ब्राउन, ब्राउन का कोड है 1, तो एक सिफर खुद यहाँ पर लगा लें, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी निकालते तो आंसर तो वही आना है 230 ओम। अब ये जो 3 बैंड वाला रजिस्टर है, इसकी जो नॉमिनल वैल्यू है, एवरेज वैल्यू, यानी अगर ये परफेक्ट कंडीशन में होगा तो इसकी वैल्यू जो है वो 230 ओम होनी चाहिए। यानी अगर आप एक ओम मीटर लें और उस ओम मीटर से आप इस रजिस्टर की वैल्यू निकालें, तो ओम मीटर आप जानते हैं एक डिवाइस है जो रेजिस्टेंस मालूम करता है, उसका एक टर्मिनल लगा दें इधर, दूसरा टर्मिनल लगा दें इधर। तो अब ये मत पूछिए या ये जहन में मत रखें कि ओम मीटर की रेड लीड किधर लगाएं और ब्लैक लीड किधर लगाएं। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ रजिस्टर एक बाईलेटरल डिवाइस है, तो जो लीड जिधर मर्जी लगा लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो वैल्यू आपको दे देगा 230 ओम। लेकिन रजिस्टर्स के अंदर ना एक बीमारी भी होती है, ठीक है, कि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं ना, उनके साथ इनकी जो रेजिस्टेंस है उसमें थोड़ी सी वेरिएशन भी आती है। उस वेरिएशन को क्या कहा जाता है, टॉलरेंस कहा जाता है। जब भी आपके पास 3 बैंड रजिस्टर मौजूद हो, उसकी जो टॉलरेंस होगी वो कितनी होगी,
±20%। तो इसका मतलब है प्रेशर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, तो एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो चेंज हो गई, उन सब से क्या होगी, इसकी वैल्यू में 20% वेरिएशन आने के क्या हैं, चांसेस हैं। तो 3 बैंड रजिस्टर में जो टॉलरेंस होती है 20%। अब ये रजिस्टर कितने वैल्यू का था, 230। आप 230 का पहले 20% निकालें, आप 20 से मल्टीप्लाई करें, 100 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये आंसर आ जाएगा 46 ओम। तो इसका मतलब है ये रजिस्टर की वैसे तो जो आइडियली वैल्यू होनी चाहिए वो 230 होनी चाहिए, लेकिन इस 230 ओम में 46 ओम की वेरिएशन हो सकती है। तो इसका मतलब है ±46, तो 230 में 46 एक दफ़ा ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 276। 230 में से 46 एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लें, ये आ जाएगा 184। तो इसका मतलब है 184 से लेके 276 ओम तक कोई भी वैल्यू हो सकती है इस रजिस्टर की, एवरेज इतनी होनी चाहिए उसकी 230 ओम। तो ये आपके पास पहली 3 बैंड की जो है वो मसला जो है वो हल हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 4 बैंड की, कि अगर हमारे पास कोई रजिस्टर हो और उस रजिस्टर में 4 कलर बैंड्स मौजूद हों। अब याद रखें कि जब भी 4 बैंड वाला रजिस्टर होगा, ठीक है, ये मेरे पास रजिस्टर है, ये रजिस्टर होता है ऐसे एक रॉड की शक्ल में, ठीक है। इस वक्त मेरे पास है नहीं अवेलेबल, मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं ज़रूर आपको जो है वो यानी रजिस्टर दिखाता हूँ, ठीक है। अब इसमें 4 बैंड्स होंगे, ठीक है। अब नॉर्मली स्टूडेंट का सवाल ये होता है कि सर इसमें पहला हम यानी गिनती कहाँ से स्टार्ट करें, पहला कौन किधर होगा, ठीक है। तो है तो ये बाईलेटरल, ऊपर नीचे दाएं बाएं से देखें तो तकरीबन एक जैसा आपको यूनिफॉर्म दिखाई देगा। तो 4 बैंड की पहचान ये है कि इसमें जो एक साइड पे जो आखिरी बैंड होगा, यानी आखिरी कह लें या पहला कह लें, एक्चुअली में वो या तो सिल्वर का होगा या गोल्ड का होगा। इसका मतलब है आपने देखना है किस साइड पे सिल्वर या गोल्ड का कोई बैंड बना हुआ है। जिस साइड पे आपको सिल्वर या गोल्ड नज़र आ जाए, आप बिल्कुल उसके ऑपोजिट से गिनती स्टार्ट करेंगे। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ ये वाला जो राइट साइड वाला जो बैंड है ना, ये मुझे लग रहा है कि ये सिल्वर या गोल्ड का है, ठीक है। तो इसके लिए अब आई जो है वो शार्प होनी चाहिए। ऑब्वियसली जो फीमेल स्टूडेंट हैं उनके लिए तो आई शार्प होती है कि वो तो बड़े शेड पहचान लेती हैं, तो बॉयज़ भी ये एबिलिटी पैदा करें कि एटलीस्ट ये जो शेड्स हैं ये तो पहचानें, साथ सिल्वर या गोल्ड का कलर भी जो है वो आप पहचानें, ठीक है। तो सिल्वर ज़रा ना वाइट के साथ जो है वो कंफ्यूज कर लेते हैं कई बच्चे, लेकिन स्टिल आपको पता चल जाएगा जैसे ये जो मार्कर है ना, ये इस वक्त सिल्वर कलर है, ठीक है। तो ये पहचानें, और ये जो इसके बीच में ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है ये वाइट कलर की है, तो इनको ज़रा पहचानने की जो है वो अपने कोशिश कीजिएगा। अब आपने इधर से गिनती स्टार्ट कर लेनी है, ठीक है। 4 बैंड्स हैं, 4 बैंड में से पहले 3 बैंड का तरीक़ाकार वही है जो आप यहाँ पर सीख आए, ठीक है। मैं फ़िलहाल यहाँ पर ना अपनी मर्ज़ी से एक जो है वो कलरिंग स्कीम जो है वो लिख रहा हूँ। ब्राउन, ठीक है, सेकंड नंबर पे ब्लैक और थर्ड नंबर पे रेड। ये आपको ये याद रख लें, ब्राउन ब्लैक रेड, ये इससे इतनी दफ़ा आपका वास्ता पढ़ना है कि आपको जो है वो इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत है। ब्राउन फर्स्ट बैंड है, ब्राउन का कोड मैं यहाँ से देखता हूँ 1, तो मैं यहाँ पर जो है वो 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बार बार इधर इस ब्लॉक की तरफ रेफ़र कर रहा हूँ, लेकिन ये यकीन रखें कि मुझे ये ज़बानी याद है, ठीक है। तो आपको भी ज़बानी याद होने चाहिए, ठीक है। ये दैट मस्ट बी ऑन योर फिंगर टिप्स, इस चीज़ को मैं बार बार जो है वो एम्फेसिस कर रहा हूँ। ब्लैक का कोड 0 है, तो मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ। रेड का कोड है 2, तो या तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब 10 की पावर 2 100 होता है, तो 10 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 बन जाएगा। या आप 2 सिफर लगा दें, क्योंकि थर्ड बैंड जो है वो किस चीज़ के बारे में बता रहा था, मल्टीप्लायर के बारे में बता रहा था, तो आप यहाँ पर 2 सिफर लगा दें। इसका मतलब है ये 1000 ओम का है, और 1000 ओम को आप एक सूटेबल प्रीफिक्स की शक्ल में लिखें तो 1 किलो ओम जो है वो उसको कहा जाएगा। गोल्ड, जब भी गोल्ड आ जाए चौथा बैंड, तो टॉलरेंस कितने % है, 5%। तो इसका मतलब है ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है और इसमें 5% तक वेरिएशन जो है वो पॉसिबल है। और अगर चौथा बैंड सिल्वर का आ जाए तो टॉलरेंस जो है वो क्या हो जाएगी, 10% हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब अब आप याद रख लें कि पहला बैंड फर्स्ट डिजिट, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट,
और थर्ड बैंड हमेशा मल्टीप्लायर के बारे में बताएगा या नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के बारे में बताएगा, अगर आपके पास रजिस्टर 3 बैंड वाला है या 4 बैंड वाला है। 3 बैंड के केस में चौथा बैंड है ही नहीं, तो आपने टॉलरेंस खुद ब खुद 20% जो है वो ले लेनी है। और अगर 4 बैंड का रजिस्टर हो तो उस वक्त टॉलरेंस या तो ±5% होगी इन केस ऑफ गोल्ड, और सिल्वर के केस में ये ±10% होगी। अब 1 किलो ओम का 5% ज़रा निकाल लेते हैं। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, तो ये आ जाएगा 50 ओम। इसका मतलब 50 ओम की वेरिएशन इसमें पॉसिबल है। 1000 में से 50 माइनस करें, दैट मस्ट बी 950, और उसमें जो है वो 50 प्लस कर दें तो वो 1050, तो ये इस रेंज में आ जाएगा। 950 से 1050 की रेंज में कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉमिनल वैल्यू उसकी 1000 ओम है। तो ये 3 बैंड वाला मसला भी हल हो गया और 4 बैंड वाले रजिस्टर का मसला भी हल हो गया। लेकिन आप जब लैब में दाखिल होंगे तो आप रजिस्टर वाले जो बॉक्सेस हैं वहाँ से जो है वो रैक्स में से जब रजिस्टर निकालेंगे तो हो सकता है कोई आप में से ऐसा खुशकिस्मत बंदा भी हो कि जिसको 5 बैंड वाला कोई रजिस्टर नज़र आ जाए, ठीक है, तो वो भी हो सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर 5 बैंड वाला रजिस्टर नज़र आ जाए तो इसमें जो फर्स्ट बैंड होगा, ठीक है, वो फर्स्ट बैंड जो है वो किस चीज़ के बारे में बताएगा आपको? वो आपको बताएगा भाई फर्स्ट डिजिट के बारे में। जो सेकंड बैंड होगा, लाजमी सी बात है, वो किस चीज़ के बारे में बताएगा? सेकंड डिजिट के बारे में बताएगा। थर्ड बैंड, जो थर्ड बैंड है ये हमें थर्ड डिजिट के बारे में बताएगा। याद रखें, अभी तक 3 बैंड या 4 बैंड के केस में हम कह रहे थे जो थर्ड बैंड है वो हमें मल्टीप्लायर यानी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की तादाद के बारे में बता रहा था, लेकिन 5 बैंड के केस में ऐसा नहीं है। पहला बैंड फर्स्ट डिजिट, दूसरा बैंड सेकंड डिजिट, तीसरा बैंड थर्ड डिजिट के बारे में आपको बता रहा है, ठीक है। अब जो चौथा बैंड होगा वो आपको किस चीज़ के बारे में बताएगा? वो आपको मल्टीप्लायर या नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के बारे में बताएगा। तो ये मल्टीप्लायर है या नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। और जो 5वां बैंड है वो आपको किस चीज़ के बारे में बता रहा है? वो आपको बता रहा है टॉलरेंस के बारे में, ठीक है। तो ये आपके पास 5 बैंड की जो है वो स्कीम आपके जहन में आ गई। लेकिन अभी ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। अभी यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। पर अब जो इम्पॉर्टेंट स्टोरी है वो ये है कि इसमें ये जो चौथा बैंड है ना, एक तो ये मल्टीप्लायर के बारे में बता रहा है, लेकिन ये चौथा बैंड इन 10 कलर्स के अलावा सिल्वर का भी हो सकता है और गोल्ड का भी हो सकता है। अब आप यहाँ पर तो जो है वो आपको पता था कि अगर ब्लू आ गया तो 6 सिफर लगा देने हैं, 4 आ गया तो 4 सिफर लगा देने हैं, येलो आ गया यानी। तो सिल्वर या गोल्ड के केस में क्या करेंगे? अगर सिल्वर आ जाए तो आपने ये जो पहले 3 डिजिट आ गए हैं आपके पास, इसको 100 से डिवाइड करना है। इसका मतलब है सिल्वर के केस में जो मल्टीप्लायर है वो 10 की पावर -2 है, और अगर गोल्ड आ जाए तो आपने उसको 10 से डिवाइड करना है। इसका मतलब है मल्टीप्लायर 10 रेज़ टू द पावर -1 है, ठीक है। तो और 5वां जो है वो क्या कर रहा है? आपको टॉलरेंस के बारे में बता रहा है। अब होशियार हो जाए, ठीक है। अब 5वां जो बैंड है ना, वो लाजमी नहीं कि सिल्वर या गोल्ड का हो, ठीक है। अगर सिल्वर या गोल्ड का आ जाए तो फिर तो आप अभी पहचान चुके हैं ना कि गोल्ड का हुआ तो आपने कहा कि ±5% टॉलरेंस है। अगर सिल्वर का हुआ तो ±10% है, ठीक है। और इसके अलावा भी हो सकता है, यानी जो टॉलरेंस बैंड है वो लाजमी नहीं गोल्ड और सिल्वर का ही हो, वो उसके अलावा भी हो सकता है। उसके अलावा किस चीज़ का हो सकता है? लेट्स सपोज ब्राउन का। अगर ब्राउन का होगा तो इसकी टॉलरेंस होगी जस्ट 1%। अगर ये रेड का हुआ तो इसकी टॉलरेंस होगी 2%, ठीक है। सिमिलरली अगर ये ग्रीन का हुआ तो ±0.5%, यानी बहुत ही कम टॉलरेंस है। अगर ये ब्लू हुआ तो अब जो टॉलरेंस है ±0.25% आ जाएगी, ठीक है। अगर ये वायलेट का हुआ तो ±0.1%, ठीक है। और अगर ये ग्रे का हुआ तो ±0.05%, ठीक है। तो देख लें इसमें जो एक्यूरेसी है वो बढ़ गई। यहाँ पर 5% टॉलरेंस तक आ रही थी मिनिमम,
तो यहाँ पर देखें अब 5 से कम होगी, 2 भी है, 1% भी है, 0.5% है, 0.25, 0.1। इसका मतलब है ये हाई प्रिसीजन वाले जो है वो रजिस्टर्स होते हैं जिनमें आप ये देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक जो है वो स्कीम लिख लेता हूँ ताकि हम इसकी बात जो है वो अब ख़त्म करें। फ़र्ज़ करें मेरे पास जो है वो है ब्राउन, उसके बाद है ब्लैक, थर्ड नंबर पे है रेड, फोर्थ नंबर पे है सिल्वर और फिफ्थ नंबर पे है ब्राउन। इसका मतलब है ब्राउन का कोड है 1, ब्लैक का कोड हुआ 0, पहला डिजिट एज इट इज़, दूसरा डिजिट एज इट इज़। रेड का कोड है 2, तो 2 को आपने डिजिट की शक्ल में लिखना है, ज़ीरोज़ की शक्ल में अब नहीं लिखना। चौथा बैंड था सिल्वर के केस में मैंने आपको बताया कि आप 100 से डिवाइड करेंगे। अब ये जो आंसर आ गया आप इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। अब 102 को जब 100 से डिवाइड कर देंगे भाई ये तो बन गया 1.02, ठीक है। और पांचवा बैंड हमने कहा ब्राउन, तो ब्राउन का आप टॉलरेंस देख लें +-1%। इसका मतलब है 1.02 ओम है, लेकिन उसमें 1% की वेरिएशन है। अब 1% का मतलब क्या हुआ 0.0102, यानी इतनी कम वेरिएशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर चौथा बैंड सिल्वर का होगा तो कंफर्म होगा कि हमारा जो रजिस्टर बनेगा ना उस रजिस्टर की वैल्यू 10 ओम से कम होगी। ये याद रख लें कि व्हेन एवर फोर्थ बैंड इज़ सिल्वर, लेकिन इस रजिस्टर के ऊपर टोटल बैंड्स की तादाद कितनी होनी चाहिए, 5 बैंड। अब एक और जो है वो लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर सिल्वर की जगह ना चेंज कर देता हूँ, मैं सिल्वर की जगह कर देता हूँ गोल्ड। अब गोल्ड के केस में हमने कहा था 10 से डिवाइड करना है, तो इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ 102 को 10 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 10.2। तो इसका मतलब जब भी चौथा बैंड गोल्ड का होगा, 5 बैंड वाले रजिस्टर्स में चौथा बैंड गोल्ड का हुआ, तो हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 10 ओम से तो ज़्यादा आएगी, लेकिन 100 से क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इसका मतलब है चौथा बैंड अगर सिल्वर का होगा तो आप 10 ओम तक जा सकते हैं, 10 से ऊपर नहीं जा सकते। और अगर चौथा बैंड जो है वो गोल्ड का हुआ तो 10 से 100 तक जा सकते हैं, उससे ऊपर जो है वो नहीं जा सकते। लेकिन ये 5 बैंड वाला केस है। और +-1% तो 10.2 और उसमें 1% वेरिएशन। अब 1% वेरिएशन जो है वो ज़रा निकाल लें तो ये आ जाएगी 0.102, तो ये भी बहुत ही कम वेरिएशन है। इसका मतलब है 5 बैंड वाले जो रजिस्टर्स होते हैं ये एक तो इनकी वैल्यू रेंज कम होती है, यानी छोटे रजिस्टर्स होते हैं, तो 0 से लेके 10 तक या 10 से 100 तक भी हो सकती है इनकी वैल्यू, ठीक है। और दूसरी के इनमें जो टॉलरेंस अवेलेबल है वो काफ़ी वाइड रेंज जो है वो टॉलरेंस की अवेलेबल है, तो इस चीज़ को आप याद रख लें, ठीक है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ से हमारा जो है वो वास्ता पड़ना है वो रजिस्टर नहीं है, वो है कैपेसिटर। अब कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, तो ये डिफरेंट तरह के सर्किट्स में जो है वो इस्तेमाल होगा। कैपेसिटर 2 तरह के होते हैं, एक को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, ठीक है। इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, कोई भी केमिकल सोल्यूशन होगा, ठीक है। और दूसरे जो कैपेसिटर जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो सिरेमिक कैपेसिटर हैं, ठीक है। इस वक्त मेरे पास जो है वो आपको दिखाने के लिए जो है वो तो है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर मौजूद, जिसको हम जो है वो देखते हैं कि वो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, देखें ये इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है इन द शेप ऑफ अ ड्रम, ठीक है। अब इसके 2 टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल हमेशा लेंथ में थोड़ा ज़्यादा होगा और दूसरे टर्मिनल की लेंथ थोड़ी सी जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है ना, इसका सिंबल यूँ होता है। अब इसमें ये जो बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल वायर है ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें, और ये जो कर्व्ड है ये नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर ये जो स्मॉल लेग है, ये जो स्मॉल टर्मिनल है, ये नेगेटिव को ज़ाहिर कर रहा है, इसके ऊपर ना ये नेगेटिव लिखा हुआ भी है, ठीक है। और ये जो लार्जर टर्मिनल है ये पॉजिटिव को जो है वो ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये लार्जर लेग है, लार्जर टर्मिनल है, और ये स्मॉलर है, तो आप इसको इस तरह से। दूसरी बात, इनके ऊपर जो है ना 2 चीज़ें लिखी हुई होती हैं। पहली चीज़ क्या लिखी हुई होती है, पहली चीज़ लिखी होती है इसकी वोल्टेज रेटिंग, कि मैक्सिमम कितना वोल्टेज आप इसकी दोनों प्लेट्स के दरमियान अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट लाइक इसके ऊपर जो है वो लिखा हुआ है वोल्टेज रेटिंग 35 वोल्ट, तो इसका मतलब है कि ये 35 वोल्ट तक मैक्सिमम जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। दूसरी चीज़, इसके ऊपर इसकी कैपेसिटेंस लिखी हुई होती है, तो वो लिखी हुई है 0.1 माइक्रो फैरड। तो एग्जैक्ट
जो भी वैल्यू होगी वो लिखी होगी, 100 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 47 माइक्रोफैरड, जो भी है वो लिखी होगी। नॉर्मली माइक्रोफैरड में ही जो है वो क्या होती है, इसकी रेंज होती है, तो ये आपके पास लिखी होगी। और दूसरे नंबर पे इसके साथ टॉलरेंस लिखी होती है, जैसे इसके ऊपर लिखी हुई है ±20%, तो इतनी टॉलरेंस इसके अंदर वेरिएशन जो है वो मौजूद है। तो ये है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। दूसरा कैपेसिटर होता है सिरेमिक कैपेसिटर। अब वो जो सिरेमिक कैपेसिटर होता है ना, उसका सिंबल तो ये है, उसमें कोई बाइफर्केशन नहीं है, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, ठीक है। वहाँ पर दोनों टर्मिनल्स बराबर होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर ना इस तरह से वैल्यू नहीं लिखी हुई होती है उसकी, ठीक है। एक्चुअली में वो होता है इस तरह से, ये जैसे आप ना दाल का दाना जो है वो समझ लें, ठीक है, जो मसूर की दाल होते हैं ना, कुछ उस टाइप का जो है वो दाना इस तरह का जो है वो होता है उस शेप में, और यूँ उसके दो टर्मिनल जो है वो यूँ निकले हुए होते हैं। ये बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज बर्दाश्त कर लेते हैं। अब इनके ऊपर क्या होते हैं, कोड लिखे हुए होते हैं। जैसे रजिस्टर की अभी हमने बात की ना, कलर कोड्स की बात की, ठीक है, तो इसकी जो बात है वो है इनके ऊपर कोड नंबर्स की शक्ल में लिखे हुए होते हैं। यूँ लिखा हुआ, फ़र्ज़ करें एक दाल का दाना जैसे आपको मिला ये कैपेसिटर, उसके ऊपर लिखा हुआ है 100। अब ये जो 1 है ये आपको किस चीज़ के बारे में बता रहा है, ये आपको पहले डिजिट के बारे में बता रहा है। ये जो 0 है ये आपको किस चीज़ के बारे में बता रहा है, ये आपको सेकंड डिजिट के बारे में बता रहा है। और ये जो तीसरा है ये आपको किस चीज़ के बारे में बता रहा है, ये आपको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में बता रहा है, या जिसको आप क्या कह रहे थे अभी, मल्टीप्लायर कह रहे थे, ये उसके बारे में आपको बता रहा है। फर्स्ट डिजिट है 1, सेकंड डिजिट है 0, आपने एज इट इज़ लिख लिया। कितने सिफर लगाने हैं, 0, कोई सिफर नहीं लगाना है। 0 का मतलब है कोई सिफर लगाने की ज़रूरत नहीं है, या यूँ कह लें 0 का मतलब है 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना। अब 10 की पावर 0 तो 1 होती है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू है 10। लेकिन हमेशा याद रखें इसका जो यूनिट होगा वो पीको फैरड होगा, और पीको आप जानते हैं 1 पीको मीन्स 10 रेज़ टू द पावर -12। अब फ़र्ज़ करें एक दाल का दाना इसी तरह का वो कैपेसिटर, सॉरी, आपको मिला सिरेमिक कैपेसिटर, आपने इसके ऊपर लिखा हुआ है, देखा 847। फर्स्ट डिजिट 8 होगा, सेकंड डिजिट क्या होगा, 4 होगा, आगे है 7, इसका मतलब है 10 रेज़ टू द पावर 7 से मल्टीप्लाई कर दें, और ये जो वैल्यू होगी वो किस में होगी, पीको फैरड में। अब आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 840 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6, और पीको की जगह 10 रेज़ टू पावर -12 लगा दें, तो इसका मतलब है ये बन जाएगा 846 और माइनस, तो ये बन जाएगा 840 माइक्रोफैरड। इस तरह से जो है वो लिखा होगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं लिखा हुआ है 321, फर्स्ट डिजिट एज इट इज़, सेकंड डिजिट एज इट इज़ 1, इसका मतलब है एक सिफर लगाना है यहाँ पर, और ये आंसर किस में आ जाएगा, पीको फैरड। तो इस तरह से आप जो है वो क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये कैपेसिटर जो है वो आपके पास दोनों तरह के यूज़ होंगे हमारी इस लैब में, तो आप उसको देख लें। एक मैंने आपको दिखा दिया, दूसरा इंशाल्लाह आपसे वादा नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो दिखाऊंगा। ये एक रजिस्टर जिससे आपका वास्ता पड़ सकता है, इसमें 3 टर्मिनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये एक नोब है जिससे आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल रजिस्टर है, और वेरिएबल रजिस्टर को आपने पोटेंशियोमीटर के तौर पे आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है कि एक्चुअली में उसमें ये 2 टर्मिनल्स होते हैं जो फिक्स्ड होता है, और तीसरा टर्मिनल जो होता है वो मूवेबल होता है, स्लाइडिंग टर्मिनल होता है। ए और बी के दरमियान जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको कहा जाता है आर। जैसे इसकी टोटल रेजिस्टेंस इसके ऊपर लिखी हुई है 10K लिखी हुई है, इसका मतलब है ये 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर है। इसका मतलब है 0 से लेके 10 किलो ओम तक ये आपको कोई भी वैल्यू क्या कर सकता है, दे सकता है। अगर आप सी पॉइंट को ले जाते हैं ए पॉइंट के ऊपर, यानी ये वाला जो स्लाइडिंग टर्मिनल है बिल्कुल ये ऊपर चला गया, तो सी और बी के दरमियान जो टोटल रेजिस्टेंस अवेलेबल है वो 10 किलो ओम है। और अगर आप सी पॉइंट को यूँ नीचे मूव करके यूँ बिल्कुल नीचे ले आते हैं, तो अब सी और बी के दरमियान कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, आपको कोई बीच में जो है वो रुकावट नज़र नहीं आ रही। तो ये पोटेंशियोमीटर वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करने के काम आता है। तो ये आपको जो है वो लैब में इससे जो है वो वास्ता पड़ सकता है। इसके अलावा किस चीज़ से वास्ता पड़ सकता है, लाइट एमिटिंग डायोड से, जो कि डिफरेंट कलर्स में भी होते हैं, वाइट क्रिस्टल कलर में भी होते हैं, जैसे लाइक मेरे पास अब 2 अवेलेबल हैं। ये ग्रीन देखें, इनमें भी आप देखेंगे तो जैसे इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर में आपने देखा था एक टर्मिनल बड़ा है और एक टर्मिनल क्या होता है, छोटा है। तो इसमें भी एक टर्मिनल बड़ा होगा और एक टर्मिनल जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। तो अब ये LED का सिंबल
कि एक आर्म डायोड का सिंबल बना लें और उसके साथ जो है वो क्या कर दें, 2 एरो आउटवर्ड लगा दें, ये लाइट एमिशन को शो कर रहे हैं। तो ये एनोड और ये क्या होता है कैथोड, ये पी रीजन और ये होता है एन रीजन। तो जो लार्जर टर्मिनल है, ये लार्जर टर्मिनल किसको ज़ाहिर कर रहा है, पी रीजन को, और जो स्मॉलर टर्मिनल है ये किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, एन रीजन को, या ये एनोड को और ये कैथोड को। तो आपने जो है वो इसको फॉरवर्ड बाइस में ही यूज़ करना होता है, तो फॉरवर्ड बाइस में ही ये जो है वो वोल्टेज आपको देगा। और डिफरेंट कलर्स जो हैं वो डिफरेंट वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट होते हैं। जैसे रेड एलईडी है 2 वोल्ट पे भी ऑपरेट हो जाती है, ग्रीन के लिए आपको 2.5 तक, अगर ब्लू हो तो 3 वोल्ट तक आपको जो है वो जाना पड़ेगा, और वाइट क्रिस्टल जो एलईडी होती है वो 3.5 3.6 वोल्ट तक भी जो है वो क्या करती है, ऑपरेट करती है। येलो भी अवेलेबल है 2.3 वोल्ट के ऊपर, और एम्बर कलर जो है वो भी मौजूद है। तो डिफरेंट कलर्स जो है वो होते हैं, तो इससे आपको जो है वो गुजारा पड़ सकता है। इसके अलावा एक और रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को देखें, ये रेजिस्टेंस है, इसको LDR कहा जाता है। LDR का मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। तो जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, चेंज होती है। तो नॉर्मली डार्कनेस में इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, और जो लाइट पड़ने के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस कम होती है। मसलन अगर मैं इसके ऊपर हाथ रख लूँगा ना, यहाँ पर ये इसकी सरफेस के ऊपर, अब मैं इसकी रेजिस्टेंस मालूम करूँगा ओम मीटर से, तो काफ़ी जो है वो लार्ज आएगी। और अगर मैं हाथ उठा लूँगा इसके ऊपर, अब लाइट पड़ रही है तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगी। तो ये एक लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर जो हम किसी एक आधे एक्सपेरिमेंट में यूज़ भी करेंगे, उसको जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बैटरी, आपके पास जो है वो ये सेल है, जैसे सिंगल सेल बैटरी से कहते हैं, मल्टीपल सेल बैटरी भी होती है। ये तो खैर 1.5 वोल्ट की जो है वो बैटरी है हमारे पास, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें जिनको हमने ये देखना है, अभी हम इनकी बात करते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको कुछ कनेक्टर्स जो है वो दिखा दूँ। ये कनेक्टर्स हैं जिनको आपने डिफरेंट टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये ज़रा कनेक्टर को देखें, इसके दोनों ये जो पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल देखें बाहर की तरफ निकले हुए, इनको कहते हैं मेल कनेक्टर्स। आप इनको इस बोर्ड के ऊपर यानी इस तरह से 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए जो है वो क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये वायर बहुत छोटी पड़ रही है आपको, ये हमारे सर्किट को पूरा जो है कवर नहीं कर रही, तो आप क्या करेंगे, एक दूसरा कनेक्टर लेंगे। इसमें देखें एक साइड पे तो आपको ये पिन दिखाई दे रही है, दूसरी साइड पे आपको ये होल दिखाई दे रहा है, इसको फीमेल कनेक्टर कहते हैं। तो ये आपके पास इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। अब ये 2 कनेक्टर मिलके एक बड़ा जो है वो कनेक्टर बन गया, ठीक है। तो और कुछ जगह इस तरह के कनेक्टर है, यानी ये दोनों साइडों से आप देखें फीमेल इसके जो है वो कनेक्शन है, ठीक है। तो इसलिए ये 3 तरह के जो है वो कनेक्टर भी आपको जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है इस लैब में, ठीक है। और लास्ट बात, इसको कहते हैं वीरो बोर्ड या ज़ीरो बोर्ड। इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे सुराख हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़ीरो बोर्ड भी कह लेते हैं, कुछ लोग इसको वीरो बोर्ड भी जो है वो कहते हैं। इसके ऊपर आप सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब मैंने इसके ऊपर LED लगानी है, ठीक है। मैं कोई से 2 पॉइंट जो है वो लूँगा, इस तरह से यहाँ पर जो है वो सर्किट लगा दूँगा, और यहाँ से ना क्या करूँगा, सोल्डरिंग करूँगा, ठीक है। इसकी बैक साइड पर, ये फ्रंट साइड पर तो मैंने ये LED लगा दी है, ठीक है, इस तरह से जैसे। अब मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना, तो आप क्या करेंगे, इसको सोल्डर करेंगे, ठीक है। काविया लेंगे, ठीक है, उससे जो है वो इसको यहाँ पर जो है वो कनेक्ट कर देंगे, जैसे वेल्डिंग की जाती है ना, तो उसी तरह से जो है वो कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यार ये एक मुश्किल तरीका कार है, इसके लिए बड़ी परफेक्शन जो है वो चाहिए आपको, ठीक है। तो इसके लिए फिर दूसरा इलाज ये है कि हम यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, एक बोर्ड लेते हैं, इसको ब्रेड बोर्ड कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं ना ब्रेड, या इसको प्रोजेक्ट बोर्ड भी कहा जाता है। अब ब्रेड जो है वो खाने वाली ब्रेड की बात ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखते हैं ब्रेड में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, तो इसमें भी छोटे छोटे सुराख हैं। अब देखें यहाँ पर जो है ना 0 से लेके एक नंबरिंग लिखी हुई है 60 तक, 60 तक। इसका मतलब है इसमें 60 वर्टिकल लाइंस हैं इस तरह से। हर वर्टिकल लाइन में 5 आपको सुराख दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 सुराख जो हैं वो इंटरनली कनेक्टेड हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल अगर आपको व्यू इतना क्लियर नहीं है, मैं अभी एक स्लाइड में जो है वो आपको जो है वो दिखाता हूँ, ये ठीक है। ये 5 टर्मिनल इंटरनली कनेक्टेड हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं इन 5 में से किसी एक में ये LED का कोई एक टर्मिनल एंटर कर देता हूँ, तो बाकी जो 5 टर्मिनल हैं वो इस LED के इस टर्मिनल के साथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 5 टर्मिनल आपस में कनेक्टेड, ये 5 आपस में कनेक्टेड। अब ये ऊपर वाले 5 का इन नीचे वाले 5 के साथ कोई लिंक नहीं है। ये ऊपर वाले 5 आपस में कनेक्टेड हैं और ये नीचे वाले 5 आपस में कनेक्टेड हैं। तो अगर मैं यूँ लगाऊँ तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया,
और यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैंने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया, तो इसका मतलब ये अलग पोटेंशियल है और इस पॉइंट का अलग पोटेंशियल है। दूसरी बात, इसके ऊपर देखें, ये एक रेड लाइन दिखाई दे रही है, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये जो ऊपर 5 सुराख, 5, 5, 5 और ये 5, यहाँ तक 25 जो है वो क्या बनते हैं, ये सुराख बनते हैं। ये 25 आपस में इंटरनली कनेक्टेड हैं टोटल, और इधर ये जो 25 हैं ये भी आपस में कनेक्टेड हैं। अब मैंने ये देखें यहाँ पर एक स्टेपलर की पिन लगा के ना इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया। इसका मतलब है ये 25 और ये वाले 25 सुराख मैंने मिला के टोटल 50 के 50 सुराखों को एक ही कनेक्शन दे दिया है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा यहाँ पर लगाया जाएगा। या ये नीचे भी देखें, ये 25 और ये 25 मिला के मैंने क्या कर दिया, इनको भी जोड़ दिया, तो ये 50 के 50 इधर भी पॉजिटिव टर्मिनल लगाया जाएगा। ठीक है, तो इनके साथ ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पहले ही है, पॉजिटिव लगी हुई। ये नीचे दूसरी लाइन है, ये नेगेटिव के लिए है। ये 25 सुराख और ये वाले 25 सुराख आपस में कनेक्ट कर दिए मैंने इस दरमियान में स्टेपलर की पिन को लगा के। सिमिलरली यहाँ पर भी जो नीचे वाला पॉइंट है, ये 25 सुराख और ये वाले जो 25 सुराख हैं ये भी आपस में कनेक्टेड हैं, और फिर मैंने इनको स्टेपलर से लगा के कनेक्ट कर दिया है। अगर आप जो है वो ना लगाएं स्टेपलर की पिन तो ये कनेक्ट नहीं रहेंगे। इसका मतलब है ये वाला हाफ अलहदा है और ये वाला हाफ जो है वो अलहदा है, यानी ये एक बड़ा बोर्ड दो छोटे छोटे बोर्ड्स को जो है वो क्या कर रहा है, ज़ाहिर कर रहा है। तो इसके ऊपर आपको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट सर्किट लगा सकते हैं। मसलन मुझे कहा जाता है कि एक LED लगाएँ, मैंने देखें एक LED इस तरह से लगा दी। ठीक है, मुझे कहा जाता है इसको बैटरी के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि एक कनेक्टर ले लेता हूँ ये, ठीक है, इसको मैंने इधर लगाया, इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना इस तरह से। ठीक है, और दूसरा मैं टर्मिनल लेट्स सपोज जो है वो यहाँ पर लगाता हूँ। ठीक है, ये इधर। ठीक है, और इसको फिर मैं क्या करूँगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूँगा। आप ये खुशफहमी मत रखें कि ये ऑन हो जाएगी, क्योंकि ये 2.5 वोल्ट पे चलती है, ये 1.5 वोल्ट का है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम देखेंगे तो हम जो है वो कनेक्शन जो है वो उनको अच्छी तरह से देखेंगे कैसे किए जाते हैं। सर्किट के ऊपर कोई भी, यानी इस बोर्ड के ऊपर कोई सर्किट हमने लगाना है वो कैसे लगाएंगे, और फिर जो है वो हम एक प्रैक्टिकल जो है वो करेंगे इंशाल्लाह। उस प्रैक्टिकल के काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल करना है, लेकिन हम उनको जो है वो करेंगे, परफॉर्म करेंगे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो। इन तमाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसका जो मैनुअल है इलेक्ट्रॉनिक्स लैब का वो मैं आपको जो है वो शेयर कर दूंगा PDF की फॉर्म में, तो आप देखते जाएं, हम जो पढ़ते जा रहे हैं उसको जो है वो आप साथ साथ कवर करते जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।